20 दिसंबर 1968 को एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पे निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल लड़की बेटी लो जेनसन और 17 साल का लड़का डेविड फ्राडे दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी इनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने का कहा। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उनकी गाड़ी के पिछले व्हील पे एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकल कर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड को सर पे तो बेटी को 5 गोलियां उसकी पीठ पर लगी। इस सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाला वाकया था जिसने एक बदनाम जमाना सीरियल किलर की तलाश की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर। नाज़रीन, ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी के सबसे डरावने सीरियल किलर्स में से एक है। 1960s और 70s के दरमियान उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरे सैन फ्रांसिस्को को डरा रखा था। वो अखबारों और पुलिस वालों को लेटर भेजता, फखर से अपने कत्ल का एतराफ करता और उनको सुलझाने के लिए पहेलियां भी भेजता था। अपने पहले 2 मर्डर करने के बाद वो 6 महीनों तक चुप बैठा रहा, लेकिन फिर दोबारा से नमूदार हुआ एक दूसरे मर्डर केस के साथ। 4 जुलाई 1969 ये अमेरिका में इंडिपेंडेंस मनाने का दिन था। 18 साल डैर्लिन फेरिन और 16 साल माइकल मेजल फायरवर्क्स का सामान लेने गाड़ी में निकले थे। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी गाड़ी उनका पीछा कर रही है। गाड़ी को धोखा देने के लिए वो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की पार्किंग में टर्न हो गए, लेकिन पीछा करता अजनबी भी उनके पीछे ही पार्किंग में आ गया। पहले उसने अपनी गाड़ी उनके बराबर में लगाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ी रिवर्स करके चला गया। ये देखते हुए डार्लिन और माइकल ने एक सुख का सांस लिया, पर यह सुख सिर्फ कुछ ही लम्हों का मेहमान था। अजनबी गाड़ी दोबारा से आई और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करके पीछे पार्क हो गए। उसमें से एक शख्स निकला जिसके हाथ में एक पावरफुल फ्लैश लाइट थी, जो उसने डार्लिन और माइकल के मुंह पे मारी। शुरुआत में उनको लगा कि शायद कोई पुलिस ऑफिसर है, लेकिन इसके साथ ही उस शख्स ने उन दोनों पर गोलियां चला दी और फौरन गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। डार्लिन तो मौके पर ही मर गई, पर माइकल जख्मी हालत में जिंदा बच गया था। कुछ देर बाद पास मौजूद 3 बच्चों ने पुलिस को बुला लिया। माइकल ने कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसकी मदद से पुलिस ने बाद में कातिल का स्केच बनवा लिया। इस वाकये का सबसे हैरान कुन मरहला ये था कि उसी दिन कत्ल के बाद रात के 12:40 पर वैल्यू पुलिस डिपार्टमेंट को एक अजनबी शख्स की कॉल आती है, जो वो किसी फोन बूथ से कर रहा था, पर उसने कुछ बोलने से पहले ही फोन काट दिया। ये ज़ोडिएक किलर की जानिब से पुलिस को की जाने वाली सबसे पहली फोन कॉल थी। करीब 1 महीने के बाद 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखे। उसने लेटर में लेक हरमन में हुए मर्डर्स और इंडिपेंडेंस डे पर ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में मरने वाली लड़की के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई जो सिर्फ पुलिस को पता थी, जैसा कि कौन सी बुलेट फायर की गई थी, कितनी गोलियां लगी और विक्टिम्स ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। लेटर के साथ ज़ोडिएक किलर ने एक इनकोडेड मैसेज भी साथ ही भेजा था और उसने डिमांड की कि ये अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वो मजीद कत्लो गारत करेगा। ये इनकोडेड साइफर इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिकोडिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल ये साइफर क्रैक ना हो सका। अगले दिन न्यूज़पेपर में साइफर पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले एक कपल ने इस साइफर को उसी दिन क्रैक कर लिया। उसमें लिखा था, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to kill. साइफर में उसने ये भी लिखा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जो लोग वो मार रहा है वो मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। न्यूज़पेपर को लिखे लेटर्स के बाद 2 महीने तक खामोशी रही, पर ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से नए केस के साथ नमूदार हुआ। 27 सितंबर 1969 को एक कॉलेज का कपल पिकनिक मनाने बेरिएसा लेक के किनारे पर मौजूद था। ब्रायन हार्टनेल और सेसेलिया शेपर्ड
انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک آدمی ان کے قریب آ رہا ہے. اس نے کالا ہڈ پہن رکھا تھا جس پر زوڈیک کا سمبل بنا ہوا تھا. قریب آتے ہی زوڈیک نے اپنی گن نکالی اور کپل سے پیسے اور گاڑی کی چابیاں مانگی. برائن کے پاس اس وقت 75 سینٹس تھے جو اس نے گاڑی کی چابی کے ساتھ اس کو دے دیے. اتنے میں اس نے برائن کو گاڑی کی چابی واپس کی اور بندوق کے زور پر ان دونوں کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے. پھر اس نے اپنا چاقو نکالا اور دونوں پر کئی وار کیے. یہ سوچتے ہوئے کہ دونوں مر گئے ہیں، زوڈیک کلر واپس گاڑی کی طرف گیا اور کپل کی گاڑی پر ایک میسج لکھ کر وہاں سے فرار ہو گیا. اس میسج میں جگہ کا نام، ڈیٹ، ٹائم اور ہتھیار کا نام لکھا تھا. پاس موجود ایک مچھیرے کو کپل جب زخمی حالت میں ملا تو اس وقت ان کی سانسیں چل رہی تھی. ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن سیسیلیا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی، جبکہ برائن بچ گیا جس نے پولیس کو واقعے کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا. اپنے پچھلے قتل کی طرح زوڈیک نے اسی دن رات کو 7:40 پر پولیس کو فون کیا اور مرڈر کی ساری ڈیٹیلز بتا دی. یہاں پولیس نے زوڈیک کی کارروائیوں میں ایک خاص پیٹرن ڈھونڈ نکالا تھا. پہلا، وہ صرف جوان کپلز کو ہی ٹارگٹ کرتا تھا. دوسرا، اس کے حملے ویکینڈز کو ہی ہوتے تھے یا چھٹیوں کے قریب. تیسرا، وہ یا تو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا تھا یا پھر شام کے وقت جب ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے. چوتھا، وہ جو بھی قتل کرتا فخر سے اس کا اعتراف کرتا جیسے اتھارٹیز کو چیلنج کر رہا ہو. پانچواں، زیادہ تر مرڈرز وہی کیے جاتے جو جانے مانے ڈیٹنگ پوائنٹس تھے. چھٹا، زیادہ تر مرڈرز گاڑی میں کیے جاتے اور آخر میں ساتواں پیٹرن یہ تھا کہ زیادہ تر مرڈرز پانی کے قریب ہوتے تھے. ان 7 پیٹرن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید زوڈیک محبت سے مایوس ہے یا اس کی لڑکیوں سے خاص نفرت ہے، کیونکہ پچھلے 3 میں سے 2 حملوں میں لڑکے بچ گئے تھے. حالانکہ پولیس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ زوڈیک کا اگلا ٹارگٹ اس پیٹرن کو توڑنے والا ہے. پچھلے مرڈر سے صرف 2 ہفتے بعد 11 اکتوبر 1969 کو زوڈیک نے پال اسٹین نامی ایک کیب ڈرائیور کو رات کے 9:30 بجے روکا اور اسے پریسیڈیو ہائٹس کی میپل اسٹریٹ جانے کو کہا. جب ڈرائیور اپنی منزل پر پہنچ گیا تو زوڈیک نے پہلے گاڑی رکنے کا انتظار کیا اور پھر پال اسٹین کو پوائنٹ بلینک رینج سے شوٹ کر دیا. اس کے بعد زوڈیک اتر کر آگے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھا اور پال کی شرٹ کا ایک پیس کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا. اس مرڈر کے دوران پاس موجود بلڈنگ کے 2nd فلور سے 2 بچے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے فوراً پولیس کو انفارم کیا، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے زوڈیک کا حلیہ بتاتے وقت اس کا رنگ بلیک بتا دیا. اسی ایریا میں ایک پولیس کار پیٹرولنگ پہ نکلی ہوئی تھی. انہوں نے فوراً میپل اسٹریٹ کا رخ کیا اور راستے میں ان کا ٹکراؤ زوڈیک سے ہوا جو ہلکی دھند کے بیچ پیدل چل رہا تھا. اب کیونکہ پولیس کسی کالے رنگ کے شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، اس وجہ سے ان کا زوڈیک پر زیادہ شک نہیں گیا کیونکہ یہ بلیک نہیں تھا. پولیس نے زوڈیک سے رک کر پوچھا ضرور کہ کیا انہوں نے اس ایریا میں کچھ عجیب سا دیکھا ہے. آگے سے زوڈیک نے بتایا کہ اگلی گلی میں ایک شخص گن لہراتا ہوا گیا ہے، لہٰذا پولیس جلد بازی میں اسی ڈائریکشن میں چلی گئی. حالانکہ پولیس آفیسرز اگر اتر کر زوڈیک کو دیکھتے تو ان کو اس کی جیکٹ پر خون کے دھبے نظر آ جاتے. زوڈیک ایک بار پھر سے پولیس کی گرفت سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پولیس کو پال اسٹین کی گاڑی سے زوڈیک کے فنگر پرنٹس مل گئے. کچھ دنوں کے بعد زوڈیک نے نیوز پیپرز کو دوبارہ سے لیٹرز لکھے اور پال اسٹین کی ہتیا کا سارا قصہ ہو بہو بتا دیا، اور ساتھ میں ثبوت کے لیے پال اسٹین کی شرٹ کا پیس بھی بھیج دیا. اس بار اس نے اسکول بس پہ حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی. اس دھمکی سے پورے ایریا میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور پولیس نے اگلے کئی ہفتوں تک ساری اسکول بسز کا پیچھا کرنا شروع کیا، لیکن اسکول بس پہ کبھی بھی کوئی حملہ نہیں ہوا. جن بچوں نے زوڈیک کو دیکھا تھا ان کی مدد سے زوڈیک کا ایک نیا فریش اسکیچ بنوا کر تمام ٹیکسی ڈرائیورز کے بیچ پھیلا دیا گیا. پر اس بار زوڈیک ایک نئے طریقے سے میدان میں اترا. ٹیکسی ڈرائیور کو مارنے کے ٹھیک 10 دنوں کے بعد 22 اکتوبر 1969 کو زوڈیک نے اوکلینڈ پولیس ڈپارٹمنٹ میں فون کیا اور کہا کہ وہ میلون بیلی، جو کہ اس وقت ایک جانے مانے وکیل تھے، ان سے ٹی وی شو میں بات کرنا چاہتا ہے. یہ چینل 7 کا ٹاک شو تھا جو اس دن وقت سے پہلے ہی شروع ہو گیا. کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد زوڈیک نے کال کی لیکن فون کاٹ دیا. جب اگلی بار اس نے فون کی تو یہ کال زیادہ ٹائم تک چلی.
इस कॉल में जोडियक ने अपना नाम सैम बताया। पूरे शो के दौरान 35 बार उसने कॉल्स की, जिनमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुई। कॉल्स के दौरान वकील ने कुछ सवालात किए, जिस पर सैम उल्टे सीधे ही जवाब देता रहा। बाद में मालूम पड़ा कि ये जोडियक ने कॉल ही नहीं की थी, क्योंकि जिन लोगों ने जोडियक की असल आवाज सुन रखी थी उन सब ने कहा कि ये जोडियक की आवाज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये कॉल नेपा स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने की थी। टीवी शो ड्रामा के चंद हफ्तों के बाद न्यूज़पेपर्स को जोडियक की तरफ से 2 और लेटर्स रिसीव हुए। इन लेटर्स के बीच में एक इनकोडेड साइफर था जो वो न्यूज़पेपर में दोबारा से पब्लिश करवाना चाहता था। पहला साइफर, जो कि एक ही दिन में क्रैक हो गया था, इस बार वाला काफी ज्यादा मुश्किल था, जो अगले 50 सालों तक डिकोड नहीं हो सका। चंद साल पहले 2020 में 3 कोड ब्रेकर्स ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इस साइफर को डीकोड किया। इस साइफर में जोडियक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, ना ही और कुछ इम्पोर्टेंट क्लू दिया, बल्कि ये जरूर कहा कि टीवी टॉक शो में कॉल करने वाला कॉलर मैं नहीं था। जबकि साइफर के साथ जो लेटर उसने न्यूज़पेपर एडिटर के नाम लिखे थे, उसमें पुलिस को आखिरकार एक क्लू मिल ही गया। वो इस बार पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो उसकी बेसमेंट में पड़ा है। कई पेजेस पे लिखे इस लेटर में काम की सिर्फ यही एक चीज थी। अगर वो वाकई सच बोल रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि जोडियक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि घर में रहता है जहां बेसमेंट हो सकती है, और उस वक्त बेसमेंट्स कई एरिया में इतनी कॉमन नहीं थी, यानी जोडियक बे एरिया में नहीं रहता। अपने घर में बेसमेंट का बताकर शायद जोडियक ने एक गलती कर दी थी। इन लेटर्स के 5 महीने के बाद 22 मार्च 1970 को जोडियक ने हाईवे 132 पे कैथरीन जॉन्स नामी खातून को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो जान छुड़ाकर भाग निकली। जब पुलिस ने कैथरीन को जोडियक का स्केच दिखाया तो उन्होंने फौरन उसको पहचान लिया। अगले 4 सालों तक जोडियक कई लेटर्स और साइफर्स भेजता रहा। किसी में वो मर्डर्स की डिटेल बताता तो किसी में मूवी के रिव्यू लिख देता था। एक लेटर में उसने बॉम्ब की लोकेशन भी बताई, लेकिन उस लोकेशन पे पुलिस को ना ही कोई बॉम्ब मिला, ना ही कभी कोई धमाका हुआ। उसका आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपने मर्डर का स्कोर कुछ ऐसे लिखा था: मी 37 SFPD 0, यानी मैंने 37 मर्डर्स किए हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है। पर पुलिस का कहना था कि जोडियक एग्जेजरेशन में ज्यादा नंबर्स बता रहा है, जबकि उसके तरीके से किए जाने वाले मर्डर्स की तादाद सिर्फ 5 है। पुलिस और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि CIA ने जोडियक के बिहेवियर और उसके कत्ल करने के तरीकेकार पर गहरी रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला कि जोडियक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मिलिट्री ग्रेड की नॉलेज रखता है। क्राइम सीन से मिलने वाले फुटप्रिंट्स भी जिस जूते के बताए जा रहे हैं वो विंग वॉकर है, जो नॉर्मली किसी मिलिट्री स्टोर पर मिलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोलॉजी और साइफर का एक्सपीरियंस भी हो सकता है इसने मिलिट्री में रहने के दौरान हासिल किया हो। अब क्योंकि पूरे अमेरिका में जोडियक किलर ने खौफ तारी कर रखा था और उसको खासी अटेंशन भी मिल रही थी, और इसके बीच कई लोगों ने अटेंशन पाने के लिए जोडियक होने का झूठा दावा भी किया, जिससे असल जोडियक की तलाश पुलिस के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली एलन नामी शख्स पर गया। काफी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ जा रहे थे। एक तो ये कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, दूसरा उसके पास से एक घड़ी मिली जिस पर जोडियक लिखा था और लोगो भी बना हुआ था, लेकिन ना ही आर्थर की हैंड राइटिंग और ना ही फिंगरप्रिंट्स जोडियक से मैच हुए। कई साल तक पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद वो 1992 में मर गया। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट रिचर्ड गायकोस्की नामी शख्स था, क्योंकि उसकी शक्ल जोडियक से मिलती थी, लेकिन इसके अलावा उसकी हैंड राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स जोडियक से मैच नहीं हुई। इसी तरह पुलिस ने टोटल 50 लोगों को शक की बिना पर उठाया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं था जिसकी सारी प्रोफाइल जोडियक से मैच करती हो। बेशक इस केस को हद से ज्यादा शोहरत मिली, लेकिन जोडियक किलर की असल शनाख्त जुर्म की दुनिया में आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर जोडियक कौन था, उसने क्यों इतने लोगों का मर्डर किया और लाइफ आफ्टर डेथ वाली कहानी से हटकर उसका असल मकसद क्या था।